आ रही है। आज के इस सुंदर और ज्ञानवर्धक कार्यक्रम के आदरणीय अध्यक्ष श्री राजनाथ जी और सभी विषयों में जहाँ जरूरत पड़े उस विषय का तत्काल अध्ययन करके और सारवान रूप में प्रस्तुत करने वाले हमारे प्रिय आदरणीय शैलेंद्र जी, डॉक्टर CK कंसल जी, डॉक्टर लता जी और अभी एक खूबसूरत वक्तव्य दिया ब्रजेश पांडे जी, मेरे बाएं बैठे संघ के कार्यकर्ता श्याम जी त्रिपाठी जी, रीना जी, लखनऊ विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र और ज्योतिष के प्रवक्ता हमारे प्रिय डॉक्टर विपिन पांडे जी, ऐसे अनेक महानुभाव हैं और अनेक महानुभाव थे अभी तक। तो सभी महानुभावों के प्रति हृदय से आदर। और मुझे पहले ही बता दिया गया था जब मैं यहाँ आया था कि क्रिकेट के आकर्षण में ये कार्यक्रम गड़बड़ा सकता है, तो मुझसे अपेक्षा की गई थी कि आप जल्दी जल्दी अपनी बात कह लेना। अब कुछ देर हो गई और कारणों से भी, और जैसा हमारे पांडे जी ने, डॉक्टर ब्रजेश जी ने कहा था कि अध्यापक को 40 मिनट तो मिलना ही चाहिए, 45 मिनट बोलने का, और उन्होंने राजनीतिक कार्यकर्ता के बारे में ध्यान नहीं दिया। अगर उसको माइक मिले तो वो क्या करेगा। तो इस वजह से जो लोग डरे हुए हों, मैं उनको आश्वस्त करता हूँ कि अति संक्षेप में, जैसे औषधियों में होम्योपैथी की गोली होती है, वैसे ही उसी धारा में मैं कुछ बातें कहूँगा और अतिशीघ्र कार्यक्रम को समाप्त करने की दिशा की ओर ले जाऊँगा। मैं कुछ अस्वस्थ हूँ, इसलिए कार्यक्रम में आने का मन नहीं था, लेकिन भारत समृद्धि के कार्यकर्ता हैं, बताते हैं कि हम कोषाध्यक्ष हैं और बताते हैं कि कोष नहीं है। तो ऐसे हमारे प्रिय, अब प्रिय से अच्छा कोई शब्द नहीं मैं वो इस्तेमाल करता, और बहुत कर्मठ कार्यकर्ता श्री त्रिवेणी मिश्रा जी का आग्रह जब होता है तो फिर हम लोग इनकार नहीं कर पाते। और शैलेंद्र जी का भी यही कहा है, वो भी त्रिवेणी मिश्रा की कोई बात टालते नहीं। और जितने भी कार्यक्रम भारत समृद्धि या शैलेंद्र जी, त्रिवेणी मिश्रा जी, त्रिपाठी जी बाएं बैठे, जितने भी कार्यक्रम बनते हैं तो उसमें मुख्य अतिथि हम ही होते हैं, उनको गारंटी है। तो हम कोई भारत समृद्धि वालों से कोई अपना सीधा रिश्ता नहीं बनाते। मुझे मुख्य अतिथि बनाया ही जाएगा। तो शैलेंद्र जी को पता रहता है कि उन्हें मुख्य वक्ता बनाया जाएगा। और ये आकर्षण ऐसा था कि मुझे लगा कि त्रिवेणी जी की बात भी, उनका आज्ञा पालन हो जाएगा और शैलेंद्र जी का भाषण सुनने को मिल जाएगा। बहुत किसी भी विषय पर वो बहुत सम्यक अध्ययन करते हैं और उस अध्ययन को प्रस्तुत करते हैं, तो अच्छा लगता है। और दूसरा ये है कि जो लोग इनको पसंद करते हैं, ज़्यादातर सब जानते हैं कि बहुत बड़े बड़े पदों पर रहे, देश दुनिया में नाम है शैलेंद्र जी का, तो जो उनको सुनना चाहते हैं वह, और जो मुझे सुनना चाहते हैं वह, तो ये हम जैसे कई जगह हमने ये बात कही, आज तो दोहरा रहा है कि जैसे डेविड धवन की फिल्म होती थी ना, तो उसमें गोविंदा और ये सब रहते ही हैं उसमें। वैसे ही ये जो फिल्म है जिसमें आज हमको कुछ कहना था, तो ये बहुत
देने वाली है और मैं इसीलिए स्वयं के आनंद के लिए आया हूँ। बाकी आप हमारी प्रशंसा कर चुके हैं, मुख्य अतिथि के लिए ऐसा कहा जाता है, यह परंपरा है, उसकी तारीफ की जाती है। मैं सबसे पहले तो भारत समृद्धि के पदाधिकारियों को बधाई देता हूँ कि जैसी चुनौती आज के दिन के भार स्वरूप है कि छठ का भी त्योहार और क्रिकेट का भी बुखार, तो इन दोनों के बीच में यह कार्यक्रम मुझे, अगर इसे केवल सफल कहा जाए तो उचित नहीं होगा, और ये महासफल कार्यक्रम हुआ। मैं जब यहाँ मंच पर आया था, शैलेंद्र जी का उद्बोधन हो रहा था, उस समय हाल बहुत खचाखच भरा था। लोग गए हैं, थोड़े लोग चले भी गए हैं, और वो भी नज़र बचाकर चले गए हैं, दाएं बाएं देखें, कोई देख तो नहीं रहा। लेकिन मैं चूँकि ऊपर बैठा हूँ तो मैं यहाँ से देख रहा था, ज़्यादातर लोग हमारे परिचित हैं जो श्रोता हैं, और बहुत वरिष्ठ महानुभाव भी हैं इस कार्यक्रम में। अब मुझे लगता है मैं अपनी बात कह चुका, और विषय वस्तु पर बहुत विस्तार से शैलेंद्र जी ने अपना वक्तव्य दे दिया है। और यह एक ऐसी गोष्ठी है कि ऐसी गोष्ठियों के माध्यम से भारत के राष्ट्रीय चरित्र का गठन और पुनर्गठन होता रहा है। हमारे यहाँ परंपरा रही है कि जीवन के सारभूत तत्वों पर लोग आएं, अपने विचार व्यक्त करें, उन विचारों को आधार बनाकर आगे के कार्यक्रम बनाए जाएं। ऐसी गोष्ठियाँ उत्तर वैदिक काल में बहुत मिलती हैं, और बृहदारण्यक उपनिषद में और उस समय के अनेक उपनिषदों में इस प्रकार की गोष्ठियों का उल्लेख है। अष्टावक्र और जनक के बीच जो चर्चा चलती है, अष्टावक्र महागीता जिसे कहा जाता है, वो भी इसी प्रकार की गोष्ठियों से विकसित हुआ था वह ज्ञान। यहाँ एक परंपरा रही सुदीर्घ कि किसी न किसी विषय पर गोष्ठी होती रहती है, और ये गोष्ठियाँ भारत के मन को पूरी विश्व मानवता के प्रति निष्ठावान बनाती रही है। मैं अभी पांडे जी ने कुछ ध्यान दिलाया था कि जिन मूल्यों को लेकर ऐसे कार्यक्रम होते हैं, रानी लक्ष्मीबाई जी से जुड़ा ये कार्यक्रम संपन्न हुआ है, उन मूल्यों के बारे में भी बहुत चर्चा और उन मूल्यों के बारे में आग्रही भाव की आवश्यकता है। उन्होंने आत्मबोध, यहाँ आत्मबोध की चर्चा हुई, और मैं कह रहा हूँ कि आत्मबोध के साथ भारत बोध की चर्चा भी चलती रही है, चलनी चाहिए। और भारत बोध वह तत्व है जिसके आच्छादन से जो हमारे भीतर मूलभूत तत्व के रूप में विकसित होता है, जन्मता है, और फिर वो भारत की संस्कृति, भारत की रीति, भारत की प्रीति, भारत की नीति, भारत का प्यार, भारत का दृष्टिकोण, भारत की दार्शनिक अवधारणा आदि, ऐसे सारे विषयों को अपने में समेटता हुआ दुनिया के सभी देशों में भिन्न सांस्कृतिक राष्ट्र हम हो जाते हैं। अंग्रेजी राज के समय ज़्यादा और मध्यकाल में कम। हमारे भीतर अंग्रेजी विद्वानों ने सफलता पाई कि हम लोग ये मानकर चलें कि भारत में ना तो इतिहास लेखन का कोई तरीका था, भारत के पास कलाओं को लेकर कोई जीवन दृष्टि नहीं थी, भारत के पास
सामाजिक, प्रत्यक्ष सामाजिक भौतिक विषयों पर कोई ज्ञान विज्ञान नहीं था। ऐसा अंग्रेजी सत्ता के समय, अंग्रेजी सत्ता के प्रभाव में, अंग्रेजी संस्कारों के प्रभाव में हमारे भीतर, हमारे बच्चों के भीतर, हमारे नौजवानों में एक भाव पैदा हुआ कि जो इंग्लैंड का है, जो भारत के बाहर का है वो श्रेष्ठ है, और जो भारत का है वो श्रेष्ठ नहीं है। ऐसा भाव पैदा हुआ कि जो अंग्रेजी में कोई बात कही जाए वो बड़ी सुंदर है, और जो संस्कृत में कोई बात कही जाए वो असुंदर है। मैं बहुधा दोहराता हूँ कि जैसे मैं इसी मंच से अभी मैं निवेदन कर दूँ किसी महानुभाव का नाम उल्लेख करते हुए, तो अगर मैं कहूँ कि कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में ये बातें लिखी, तो हमारे अध्येताओं को लगेगा कि कौटिल्य कोई बड़ी बात नहीं। और अगर मैं ये कह दूँ कि आर डेविड ने ये बात लिखी, तो लोग ध्यान देंगे कि डेविड कहाँ से ले आए। तो मैं बताऊंगा कि तो मैंने अभी अभी माइक पर बैठे बैठे सोचा है, और ये डेविड नाम का कोई विद्वान नहीं है। ये तो जैसे ही कोई वक्ता अंग्रेजी के 2-4 शब्द उद्धृत करता है तो लोगों के मन में आता है कि ये आदमी काबिल है, और जैसे ही कोई वक्ता रामचरितमानस के उत्तरकांड से कोई उद्धरण देता है तो लोगों को लगता है रामचरितमानस तो बड़ी छोटी सी चीज़ है, इसका क्या मतलब है। तो अगर लोगों में रोब गांठना हो तो एक तरीका ये हो सकता है कि हम ये कहें कि टी.डी. गोस्वामी की किताब में है ये। टी.डी. गोस्वामी जानते हैं, गोस्वामी तुलसीदास। तो अगर हम टी.डी. गोस्वामी कहते हैं तो लोगों को लगता है भाई बात तो विद्वान, कोई तमाम विद्वानों का नाम ले लिया। मैं एक यूनिवर्सिटी के एक बड़े कार्यक्रम में था, तो मैंने वहाँ इस तरह उल्लेख कर दिया डॉक्टर माइक का। तो लोगों ने बाद में पूछा डॉक्टर माइक कौन, तो हमने कहा माइक मेरे हाथ में था। मैंने माइक के पहले डॉक्टर लगा दिया तो पीएचडी हो गया। तो इस तरह से अपनी संस्कृति, अपना अध्ययन, अपने निष्कर्ष, इनको लेकर यहाँ हीन भाव बढ़ता चला गया और बहुत बढ़ा। और हमको अब भी इस दिशा की ओर काम करना चाहिए। बहुत विद्वान लोग बैठे हैं यहाँ, और जो युवा हैं वो भी बहुत पढ़ने लिखने वाले हैं। हमको इस दिशा में आगे ही बढ़ना चाहिए कि हमारे पास व्याकरण में दुनिया के सबसे प्राचीन व्याकरणाचार्य, ये अष्टाध्यायी के रचयिता पाणिनि। हमारे पास ज्योतिष में बड़े बड़े ग्रंथ हैं, वराहमिहिर जैसे विद्वानों के, लगत जैसे विद्वानों के। हमारे पास दुनिया का पहला अर्थशास्त्र लिखने वाले कौटिल्य के ग्रंथ उपलब्ध हैं। काम भाव को अध्यात्म बताने वाले और उसका वैज्ञानिक विश्लेषण करने वाले हमारे पास वात्स्यायन जैसे मनीषी हैं। तो आप अपने जीवन के दृष्टिकोण में किसी भी दिशा में बढ़िए। योग के लिए पतंजलि हैं, पतंजलि महाभाष्य में शब्द और अर्थ की व्याख्या करते हैं। तो हमारे पास इस भारत को दिव्य, भव्य और शक्तिशाली बनाने के अनेक महानुभाव हुए हैं, और संभवतः उन्होंने पूरी दुनिया को सबसे पहले भारत से ही ज्ञान का संदेश दिया था। इस सब के बावजूद हम अपना जो इस देश का है उसके प्रति ममत्व, राग और स्वाभिमान ऐसा नहीं रखते। 1857 का महासंग्राम यह सारी दुनिया के लिए बहुत बड़ी घटना के रूप में था, और इसे इतिहास के भारतीय सरोकारों के रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए था। इसलिए कि अंग्रेज विद्वान इसे सिपाही वार कह रहे थे, सिपाही वार। इस तरह की पुस्तकें कई हैं जिनका उल्लेख कोई आवश्यक नहीं है। 1857 के महासंग्राम पर पुस्तकें ये सिद्ध करने के लिए कि नहीं ये कोई व्यापक राष्ट्रवादी आंदोलन नहीं था,
न युद्ध था, ये बड़ा सामान ऐसा था। ऐसी पुस्तकें बहुत हैं। सावरकर की 1857 का महासंग्राम कैसी पुस्तक, इसको लेकर ही पुस्तक पर प्रतिबंध लगा था और अंग्रेजी सत्ता को चुनौती देने वाली यह पुस्तक सारी दुनिया में अजर अमर हो गई। तो मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से और जहाँ पर इस तरह के सुशिक्षित लोगों के साथ बात अपनी रखने का मौका मिलता है, तो मैं बार बार कहता हूँ कि भारत को वास्तविक इतिहास बोध चाहिए। ऐसे अंडरलाइन कर रहा हूँ, वास्तविक इतिहास बोध चाहिए। हमारे भीतर भारत को लेकर, भारतीय संस्कृति को लेकर स्वाभिमान चाहिए, आग्रही स्वाभिमान चाहिए। दुनिया का प्राचीन ज्ञान वैदिक काल में है, ऋग्वेद उसका साक्ष्य है। हमको अपने वैदिक ज्ञान के प्रति निष्ठावान तो होना ही चाहिए, प्रत्यक्ष रूप में गौरवशाली भाव चाहिए हमारे अंदर। और इतिहास बोध, सच्चा इतिहास बोध, सजग इतिहास बोध ही किसी देश के नागरिकों को एकजुट करता है। भावात्मक एकता आती है सच्चे इतिहास बोध से। आपको स्मरण होगा, ये बहुत पुरानी बात नहीं है, 15-20 साल पुरानी बात है। अमेरिका के एक विद्वान सैमुअल हंटिंगटन ने क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन नाम की किताब लिखी थी, सभ्यताओं का संघर्ष। और उन्होंने बताया था उस समय कि इस्लाम से अब आगे विवाद होगा, जो शुरू हो गया है दुनिया भर में, मंगोलों से विवाद होगा, कई बातें उन्होंने बताई थी। पर उस किताब की चर्चा तो बहुत हुई। वो अमेरिकी देश को शक्तिशाली राष्ट्र प्रस्तुत करने की दृष्टि से लिखी गई थी, योजनाबद्ध तरीके से। इसलिए कि अमेरिका वास्तविक राष्ट्र कभी नहीं रहा। बहुत छोटे छोटे 15 राज्यों ने मिलकर पंचायत की और कहा आइए हम लोग राष्ट्र बनाएं, और उन सब ने एक महासंघ की कल्पना की और राष्ट्र बन गया। डॉक्टर अम्बेडकर ने भारत की संविधान सभा में कहा था, ठीक उदाहरण दिया था कि अमेरिका में जब राष्ट्र बन रहा था इस तरह, तो संविधान सभा में उन्होंने कहा। तो ये हुआ कि प्रार्थना क्या की जाए, प्रार्थना की भाषा क्या। तो कहा गया कि हे भगवान, हमारे राष्ट्र को शक्ति संपन्न करो। ऐसा उस प्रार्थना में था। लेकिन चूंकि अलग अलग देश मिल करके अमेरिका बनाए थे, अमेरिका भारत की तरह अकेली इकाई नहीं था, वो एक संघ था कई राज्यों का। तो सबने कहा कि नहीं, इसमें एक भगवान से काम नहीं चलेगा, इसमें 12-13 देश इकट्ठा हो रहे हैं, तो भगवान तो कई चाहिए, एक भगवान से काम नहीं चलने वाला। तो पंचायत हुई, फिर वो दोबारा लिखा गया। तो ये लिखा गया, हे भगवान, हमारे इन संयुक्त राष्ट्रों को शक्ति दो। तो अमेरिका ये प्रयास करता रहा, अभी भी प्रयास करता है, लेकिन उसका मुख्य काम दूसरा है। अभी इस पर चर्चा यहाँ हो चुकी है। तो अभी भी राष्ट्र नहीं हो पाया अमेरिका, और भारत तो पहले से ही अजन्मा राष्ट्र है, सदा से है, सदा रहता, सनातनता इसका गुण है। तो उन्हीं विद्वान ने, फिर अमेरिकी विद्वान ने एक दूसरी किताब लिखी, हु आर वी, हम कौन। मैं ये प्रत्येक छात्र के लिए जो यहाँ उपस्थित है और जो हमसे कम उम्र के विद्वान हैं उनके लिए ये प्रश्न छोड़ देता हूँ कि आखिरकार हु आर वी, हम हैं कौन। भारतीय संविधान की दृष्टि से हम नागरिक हैं, ये बात ठीक है, संवैधानिक अधिकार हम भारतीय संविधान की दृष्टि से हमको अमुक सुविधाएं हासिल हैं, हम चुनाव लड़ सकते हैं, डेमोक्रेसी एंजॉय करते हैं। लेकिन क्या इतना ही हम हैं? हमारे नागरिक होने से हमारा काम पूरा हो जाता है? हम विश्व मानवता का हिस्सा हैं, और विश्व मानवता इस देश की धरती की संस्कृति का मुख्य तत्व है। दुनिया की कोई संस्कृति विश्व के बारे में विचार नहीं करती।
भारत की संस्कृति विश्व के बारे में ही विचार करती है और पूरे विश्व को अपना परिवार मानती है। तो हम आखिरकार हैं क्या? बात तो कही जा रही है अमेरिका में, यहाँ भी आखिरकार हम हैं कौन? यहाँ दर्शन में हम कौन हैं? हु आर वी? ये बहुत चला। तो जब ये पता लग जाएगा कि हम हैं कौन, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने जिस पुस्तक पर उनको पुरस्कार मिला था, तो उसमें एक सुंदर शब्द इस्तेमाल किया है, अमृत से पुत्रा, अमृत के पुत्र। और ये श्वेता सदन उपनिषद जो बना है उसमें अमृत के पुत्र, अमृत से पुत्रा, हमारी बात ध्यान से सुने, आवाहन है। तो हम लोग हैं कौन? हुआ आरबी? ये बात अमेरिका में उठी थी, हमारे यहाँ भी उठी। हमारे यहाँ केवल नेशन से काम नहीं चला, हमारे यहाँ तो ये बात उठी कि भिन्न भिन्न रूपों में बटा यह जगत एक ही है, अखंड है, अविभाज्य है, अद्वैत है। यह हमारे यहाँ का बोध है भारत का। और ये सारे बोध जब हम राष्ट्रबोध के लिए सजग इतिहास बोध के बारे में विचार करते हैं, और सजग इतिहास बोध से ही राष्ट्र अखंड होते हैं, अजर और अमर होते हैं। भारत इसीलिए दुनिया का अजर और अमर राष्ट्र है, विशेष प्रकार का राष्ट्र है कि हमारे यहाँ श्री राम को भी इतिहास पढ़ाने के लिए आचार्य थे। और उत्तर वैदिक काल में एक छोटी सी घटना है, तब इस पॉइंट पर मुझे रुक जाना चाहिए, समय हो गया। तो वो घंटी हमने बजा ली अपने भीतर, आपको बता दिया, लेकिन एक बात करते करते याद आ गई। नारद भारतीय परंपरा में बड़े निराले पात्र हैं। अब किसी वैज्ञानिक भौतिकवादी से कहिए या अंग्रेजी के प्रेमी से कहिए तो कहेगा वो तो हिस्ट्री में नहीं। हाँ, हिस्ट्री में नहीं, ये बात सही। इसलिए पुराण कथा मिलते हैं, फिर वो वाल्मीकि रामायण मिलते हैं, फिर वो कृष्णों मिलते हैं, फिर ऋग्वेद मिलते हैं जहाँ वो ऋषि हैं, कभी भी हैं नारद। और नारद के पास कोई साधन वाहन नहीं, अपने यहाँ पर उड़ जाते हैं, पता नहीं कैसे यात्रा करते हैं। बहरहाल वही नारद बताया गया कि बड़े अशांत थे, बड़े दुखी थे। तो गए सनत कुमार के पास। सनत कुमार उस समय के बड़े विद्वान थे उत्तर वैदिक काल में। उनके पास गए कि मैं बहुत दुखी हूँ, आहत हूँ, मैं क्या करूँ? तो उन्होंने कहा, नारद ये बताओ तुम पढ़े क्या किया? तो नारद ने जो उत्तर दिया, छात्र और अध्यापक और पांडे जी भी ध्यान दें, दोनों पांडे बैठे एक तरह हमारे देखिए। तो नारद ने बताया कि मैं, हे भगवान, मैं ऋग्वेद पढ़ा हूँ, अथर्ववेद पढ़ा हूँ, सामवेद पढ़ा हूँ, यजुर्वेद पढ़ा हूँ, भूत विद्या पढ़ा हूँ, नक्षत्र विद्या पढ़ा हूँ, पाताल विद्या पढ़ा हूँ, जल विद्या पढ़ा हूँ। ऐसे वो एक पेज में पूरा छांदोग्योपनिषद जो लोग पढ़े तो उसमें देखा एक पेज में नारद विषय बताते जाते हैं कि ये पढ़ा हमने, ये पढ़ा, ये पढ़ा। तो उसी में से एक शब्द नारद ने बताया कि और मैंने इतिहास भी पढ़ा है। मैं एक कथा बता रहा था इतिहास को लेकर कि एक कालखंड ऐसा है जब हमारे देवी देवता भी इतिहास पढ़ रहे हैं, और एक कालखंड ऐसा है कि जब बाहर का एक विचारक आता है यहाँ और वो कहता है कि हिंदुओं का तो कोई इतिहास बोध नहीं रहा, वो इतिहास संकलन नहीं जानता, बिल्कुल कहता है। तो एक ऐसा इतिहास बोध भारत को चाहिए जिसमें ये रानी लक्ष्मीबाई, जिसमें सभी क्रांतिकारी देशभक्त, इनको नए सिरे से प्रतिष्ठापित किया जाए और इस सीमा तक उनके प्रति हम श्रद्धा भाव अर्पित करें कि वह हमारे इतिहास में न केवल इतिहास का अंग बने, इतिहास के प्रेरक अंग बने। जब हम उनके चित्र की तरफ देखें, उनकी स्मृति हमारे भीतर आए, उनकी कहीं चर्चा सुने, तो हमारा मन अंतरंग पूरी तौर पर भारत और भारतीयता से ओतप्रोत हो। तेरा वैभव अमर रहे, हम दिन चार रहे न रहे। इस निवेदन के बाद, इस निवेदन के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। कृपया हमारा प्रणाम स्वीकार करें।